बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एंजाइम, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एंजाइम्स। ठीक है, हमारे आज के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हेडिंग्स आज हम कवर करेंगे, उसमें कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, उन कैटलिस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, मोड ऑफ एक्शन ऑफ द एंजाइम्स, उसके अलावा मॉडल्स ऑफ एंजाइम बिल्डिंग, competitive and non-competitive inhibitors, or naming of enzymes. First of all, catalysts and enzymes. Catalysts are substances that accelerate chemical reaction without themselves being consumed in the process. एक कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो कि किसी रिएक्शन को एक्सीलरेट करता है, किसी रिएक्शन को तेज करता है, ठीक है, तेज करके उसको जल्दी खत्म करवाता है, ठीक है, एक सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट के अंदर उसे कन्वर्ट करवाता है, और उस रिएक्शन के दरमियान वो खुद यूज़ नहीं होता। ये नहीं है कि रिएक्शन के एंड पे जो एंजाइम है वो भी ख़त्म हो जाए। रिएक्शन जब ख़त्म होगा, एंड पे एंजाइम उसी तरह एज इट इज़ होगा, और वहाँ पे आके उसकी एक्टिव साइट के ऊपर आके दोबारा प्रोडक्ट बाइंड होगी और वो दूसरा रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। जो एंजाइम्स हैं वो एक्ट करते हैं एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, यानी कि लिविंग सेल्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, उनको आगे प्रोसीड करवाने में हेल्प करते हैं। डिफाइन एंजाइम्स। Enzymes are proteins that increase the rate of reaction by lowering the energy of activation. जो enzymes होते हैं वो rate of reaction को increase करते हैं। कैसे increase करेंगे? By lowering the activation energy. यानी कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए, उसको एक्टिवेट करवाने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। जो एंजाइम्स हैं वो उस एनर्जी का जो थ्रेशोल्ड है, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए 10 मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है, ठीक है, विद द इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम में भी उस एंजाइम के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो 10 से कम होकर 2 पे आ जाए, ठीक है। इस तरह जो एंजाइम है उनका काम क्या है, उसने उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना है। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, दूसरे नंबर पे उसने काम क्या करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना है, ठीक है। They catalyze nearly all the chemical reactions taking place in the cells of the body. बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनमें जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो एंजाइम्स की मौजूदगी में होते हैं, ठीक है। नॉट ऑल्टर्ड और कंज्यूम्ड ड्यूरिंग रिएक्शन। उसके अलावा इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ड्यूरिंग रिएक्शन ना तो इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कोई अल्ट्रेशन होगी, ना इनकी जो केमिकल कॉन्फ़िगरेशन है या फिजियोलॉजिकल, किसी में भी इनकी कोई अल्ट्रेशन नहीं होगी, और ना ही ये उसके अंदर यूज्ड अप होंगे। रीयूजेबल, और एट द एंड ऑफ रिएक्शन एंजाइम जो प्रोडक्ट होगी उससे अलहदा होगा और उसको रीयूज किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? Importance of enzyme. Enzyme play an important role in metabolism, diagnosis and therapeutics. मेटाबॉलिज्म के दरमियान एनाबॉलिज्म हो या कैटाबॉलिज्म हो, उसमें ये अपना रोल अदा करेंगे, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट को बिल्डअप करने के लिए या किसी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम्स की मौजूदगी, एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके अलावा डायग्नोसिस के लिए हम कैसे एंजाइम्स को यूज़ करते हैं? फॉर एग्जांपल हम LFTs करवाते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट। उसमें क्या हम देखते हैं? ALT देखते हैं, AST देखते हैं, ALP देखते हैं, ठीक है। ये क्या चीज़ें हैं? ये एंजाइम्स हैं, लिवर एंजाइम्स, ठीक है। अगर तो लिवर एंजाइम्स रेज होंगे तो हमें इस बात का आइडिया हो जाएगा कि लिवर सेल्स क्या डैमेज हो रहे हैं। जब लिवर सेल्स डैमेज होंगे तो लिवर सेल के अंदर जो एंजाइम्स होंगे वो लीक आउट होकर किस जगह पे आएंगे? ब्लड के अंदर, और उनका ब्लड के अंदर जो लेवल होगा वो एलिवेट होगा। अगर किसी का जो लिवर के अंदर ALT AST का लेवल एलिवेट होगा तो हम कहेंगे कि इस पेशेंट को हेपेटाइटिस हुआ, ठीक है। डिपेंड करता है एक्यूट है या क्रोनिक है। इज दैट क्लियर? सेल्स डैमेज होंगे तो सेल्स के अंदर जो एंजाइम्स होंगे वही बाहर निकलेंगे ना। तो इसी तरह हम अगर कोई मायोकार्डियल इंफार्क्शन का पेशेंट आता है तो उस पर हम ड्रॉप आई करवाते हैं, ये कार्डियक एंजाइम है। CKMB करवाते हैं, LDH एंजाइम का लेवल चेक करवाएंगे, ठीक है। LDH क्या है? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है, ठीक है। जिस किस्म के भी सेल्स की हमें इंजरी का पता करना हो, ठीक है, स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन है डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए, डिफरेंट सिस्टम्स के लिए, वो हम इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। उससे हम क्या करेंगे? अपनी डायग्नोसिस सेट करेंगे कि फलां इस बंदे को हेपेटाइटिस हुआ है, इस बंदे को मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ है, ठीक है, इस बंदे को मसल इंजरी हुई है। अकॉर्डिंगली हम अपनी डायग्नोसिस सेट करेंगे
इस वजह से उनके एंजाइम्स का लेवल ब्लड के अंदर देखने के बाद। उसके अलावा थेराप्यूटिकली कैसे हम एंजाइम्स को यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। उसके अलावा डाइजेस्टिव एंजाइम्स, कुछ पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स का जो लेवल होता है वो कम होता है, ठीक है, तो हम उसको ओरली टैबलेट की फॉर्म में डाइजेस्टिव एंजाइम्स देते हैं, ठीक है, तो उससे जो उसके प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाता है। ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस आर एंजाइम कैटलाइज्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे होते हैं वो एंजाइम्स की हेल्प से उनको कैरी आउट किया जाता है। लेवल ऑफ एंजाइम इन द ब्लड आर ऑफ डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस। ब्लड के अंदर जो एंजाइम्स का लेवल होता है वो हम उसे स्पेसिफिक डिजीज़ की डायग्नोसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ गुड इंडिकेटर इन डिजीज सच एज मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमने मायोकार्डियल इंफार्क्शन देखनी है तो उसके लिए हम जो कार्डियक एंजाइम है, ठीक है, कार्डियक मार्कर्स भी उनको बोलते हैं, वो हम चेक कराएंगे। ट्रॉप आई करवा लेंगे, ट्रॉप टी का लेवल चेक कर लेंगे, CK-MB का लेवल चेक कर लेंगे, LDH का लेवल चेक कर लेंगे। ये सारे किस काम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं? मायोकार्डियल इंफार्क्शन, यानी कि हार्ट सेल्स की जो इंजरी है, हार्ट मसल की जो इंजरी है उसको चेक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? समझ आ रही? एंजाइम्स कैन बी यूज्ड थेरापेटिकली सच एज डाइजेस्टिव एंजाइम्स। थेरापेटिकली यानी कि अगर किसी के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स की कमी है, ठीक है, किसी स्पेसिफिक एंजाइम की कमी है तो उसको हम ओरली उस पेशेंट को दे सकते हैं। इज दैट क्लियर? Active site, the area on the enzyme where the substrate or substrates attach to is called the active site. जिस जगह पे आके substrate attach होगा वो उसकी active site उसको बोलते हैं, ठीक है। Enzymes are usually very large protein and the active site is just a small region of enzyme molecule. जो टोटल एंजाइम होता है वो अच्छा खासा लार्ज प्रोटीन होता है, ठीक है, उसके अंदर एक उसके ऊपर एक छोटा सा पोर्शन होगा, ठीक है, एक छोटी सी डिप्रेशन होगी, एक छोटा सा पोर्शन होगा जिस जगह पे आगे सबस्ट्रेट बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद वो एंजाइम क्या करेगा, उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर चेंज करेगा। जिस जगह पे आके सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा है उसको बोलते हैं एक्टिव साइट। इज दैट क्लियर? उस एंजाइम की एक्टिव साइट। एंजाइम मॉलिक्यूल्स contain a special pocket or cleft called the active site. एंजाइम्स के पास एक स्पेशल पॉकेट या क्लेफ्ट होता है जिसको एक्टिव साइट बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये इस एंजाइम की एक्टिव साइट है, ये उसका सबस्ट्रेट है, ठीक है। सबस्ट्रेट आके इसके साथ बाइंड होगा, ठीक है। बाइंड होने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा? ट्रांजिशन फेज में जाएगा, जिस वक्त प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट हो रहा है। प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद आगे प्रोडक्ट और एंजाइम जो होंगे वो अलग-अलग हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन अप टिल नाउ? एपोएंजाइम एंड होलोएंजाइम। The enzyme without its non-protein moiety is termed as apoenzyme and it is inactive. यानी कि अपनी जो नॉन प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का, ठीक है, उसके बगैर जो एंजाइम होगा। कुछ एंजाइम्स हैं सिंपल एंजाइम हो सकते हैं, कम्प्लेक्स एंजाइम हो सकते हैं। कम्प्लेक्स एंजाइम में से एक किस्म है एपो एंजाइम। एपो एंजाइम वो है कि जिसके एक पोर्शन पे नॉन प्रोटीन पार्ट आके कंबाइन होगा, जिस वक्त वो आके उसके साथ जुड़ेगा उसके बाद वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करेगा, ठीक है। जब तक वो आके नॉन प्रोटीन मोइटी उसके साथ नहीं अटैच होगा तब तक वो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा होगा, ठीक है। विदाउट इट्स नॉन प्रोटीन मोइटी उसको एपो एंजाइम बोलते हैं और ये इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। Holoenzyme is an active enzyme with its non-protein component, ठीक है। जो holoenzyme है वो अपने नॉन प्रोटीन कंपोनेंट के साथ मिला हुआ है, ठीक है। जब वो अपने नॉन प्रोटीन कंपोनेंट के साथ मिला हुआ है तो वो एक्टिव फॉर्म में है। जब वो एक्टिव फॉर्म में है उसके साथ आके सबस्ट्रेट बाइंड होगा और वो उसको प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर देगा। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है? उसके बाद है कोफैक्टर्स। A cofactor is a non-protein chemical compound that is bound either tightly or loosely to an enzyme and is required for catalysis, ठीक है। जो कोफैक्टर होता है नॉन प्रोटीन केमिकल होता है, ठीक है। ये क्या है कि एंजाइम के साथ या तो लूजली बाइंड हो सकता है या कोवलेंटली बाइंड हो सकता है। जिस टाइम पे ये बाइंड होगा उस टाइम पे वो एंजाइम अपना काम करेगा, उस टाइम पे जो एंजाइम है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करेगा, ठीक है। कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम्स क्या है? द नॉन प्रोटीन कंपोनेंट लूजली बाउंड द एपोएंजाइम बाय अ नॉन कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोएंजाइम में क्या होता है? जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है
वो अपने एंजाइम के साथ लूजली अटैच होता है, कोवलेंटली अटैच। कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ये क्या है, लूजली अटैच होता है, ठीक है। इस वजह से इसको वो जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है उसको को एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। उसकी मौजूदगी में वो एंजाइम फंक्शनल होगा, विदाउट इट्स को एंजाइम वो एंजाइम फंक्शनल नहीं होगा। इज दैट क्लियर? Prosthetic group, the non-protein component tightly bound to apoenzyme by a covalent bond is called as prosthetic group. जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है जो कि अपने एपोएंजाइम के साथ टाइटली बाइंड होगा विद द हेल्प ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवलेंटली बाइंड होगा, स्ट्रॉन्गली बाइंड होगा, उसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। यानी कि वो एक प्रोस्थेटिक ग्रुप एक नॉन प्रोटीन मोइटी है, ठीक है, वो अपने एपो एंजाइम के साथ आके बाइंड होगा, जिस वक्त वो बाइंड होगा वो एंजाइम फंक्शनल होगा, वो अपने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करेगा। इज दैट क्लियर? समझ आ गई? स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, एंजाइम कैन बी सिंपल, कैन बी कॉम्प्लेक्स। सिंपल वो है जो सिंपल ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है, उनके साथ उनका कोई नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं होता, वो सिंपली अपने प्रोडक्ट सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होंगे और उसको प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर देंगे। उनको किसी भी को एंजाइम के साथ, किसी भी प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ या किसी भी नॉन प्रोटीन मोइटी के साथ कंबाइन होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है कम्प्लेक्स और होलो एंजाइम। इसमें क्या है, प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। जो प्रोटीन पार्ट है, ठीक है, या तो एंजाइम के यानी कि जो उसका को एंजाइम है या को फैक्टर है वो प्रोटीन पार्ट हो सकता है या नॉन प्रोटीन पार्ट हो सकता है, ठीक है। एपो एंजाइम विद प्रोटीन पार्ट, जो एपो एंजाइम होगा उसके साथ होता है प्रोटीन पार्ट। उसके बाद को फैक्टर या प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है या को एंजाइम हो सकता है। को एंजाइम लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लूजली बाउंड टू द एपो एंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो कोवलेंटली हमेशा बाउंड होगा, ठीक है। usually small inorganic molecule or atom usually tightly bound to the apoenzyme. Is that clear? कोई confusion है? आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Enzyme specificity. Enzyme have varying degree of specificity for substrate. They may recognize and catalyze. जो enzymes होते हैं वो अपने substrate के लिए बड़े specific होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक इंजाइम है जो कि लिपिड की मेटाबॉलिज्म के लिए बना हुआ है, ठीक है। अब ये नहीं कर सकते कि उस इंजाइम की मदद से हम प्रोटीन को मेटाबोलाइज कर दें, ठीक है। वो अपने काम के लिए स्पेसिफिक है, अपनी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगा और उसको प्रोडक्ट के अंदर चेंज करेगा। ये नहीं है कि कोई भी चीज़ उसके साथ आगे बाइंड हो और उसको प्रोडक्ट में चेंज कर दे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये क्या है, उसकी स्पेसिफिसिटी है अपने सबस्ट्रेट के लिए, वो अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से बाइंड होगा और उसको ही प्रोडक्ट के अंदर चेंज करेगा। अ सिंगल सबस्ट्रेट, या तो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लोगे, एक एंजाइम है जिसने ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करना है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज के लिए स्पेसिफिक है, वो किसी और को हाथ नहीं लगा, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सबस्ट्रेट के लिए। या हो सकता है कि सेम ग्रुप हो, यानी कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के कोई और मॉलिक्यूल हो, उनको भी साथ में मेटाबोलाइज कर, या तो एक सिंगल सबस्ट्रेट को कर सकता है या एक सिमिलर स्ट्रक्चर वाले ग्रुप को कर सकता है, ठीक है, या फिर पार्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है, यानी कि ये एंजाइम के आगे स्पेसिफिसिटी पे डिपेंड करता है। एब्सोल्यूट ग्रुप एंड लिंकेज। एब्सोल्यूट क्या करेगा, कैटलाइज वन टाइप ऑफ रिएक्शन फॉर अ सिंगल सबस्ट्रेट, वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सबस्ट्रेट के लिए एक ही तरह का रिएक्शन शो करेगा। एग्जांपल इसकी दी है, यूरिएज कैटलाइजेस ओनली द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द यूरिया। जो यूरिएज होगा वो यूरिया की हाइड्रोलाइसिस करवाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसका यही काम है, ये और किसी रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं लेगा, कोई भी अपना हिस्सा नहीं लेगा। उसके बाद है ग्रुप, कैटलाइजेस वन टाइप ऑफ रिएक्शन फॉर सिमिलर सबस्ट्रेट्स। सिमिलर का मतलब है स्ट्रक्चरली सिमिलर है या केमिकली सिमिलर है, उनको ये आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाता जाएगा, ठीक है। हेक्सोकाइनेज एड्स अप फॉस्फेट ग्रुप टू द हेक्सोज शुगर, ठीक है। जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है वो फॉस्फेट ग्रुप ऐड करता है किसके अंदर, हेक्सोज शुगर के अंदर। इज दैट क्लियर? उसके बाद है लिंकेज, कैटलाइजेस वन टाइप ऑफ रिएक्शन फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्ड। ये एक सिंगल टाइप ऑफ रिएक्शन को आगे कैरी आउट करेगा, ये क्या करेगा, सिंगल स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ठीक है। केमोट्रिप्सिन कैटलाइजेस द हाइड्रोलाइसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। जो केमोट्रिप्सिन है वो सिर्फ हाइड्रोलाइसिस किस बॉन्ड की करवाएगी, पेप्टाइड बॉन्ड की। अब टिल नाउ कोई कंफ्यूजन, स्पेसिफिसिटी की समझ आ गई? Yes, sir. उसके बाद है एक्टिवेशन एनर्जी।
अब एंजाइम को एक्टिवेट कर किसी प्रोडक्ट को सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए उससे पहले एक्टिवेट करना पड़ता है, ठीक है। इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट एटम्स और मॉलिक्यूल टू अ कंडीशन इन विच दे कैन अंडरगो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन और फिजिकल ट्रांसपोर्ट, यानी कि ये उस एनर्जी की मिनिमम अमाउंट है जिस एनर्जी के ऊपर जो कुछ मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं वो आगे दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हों, यानी कि सबस्ट्रेट से आगे प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हों, वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है। इज दैट क्लियर? एंजाइम इंक्रीजेज रिएक्शन रेट बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। जो एंजाइम होगा वो क्या करेगा, एक रिएक्शन रेट को इंक्रीज करेगा बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल किसी मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट के अंदर चेंज होने के लिए, किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर चेंज होने के लिए 5 एनर्जी मॉलिक्यूल्स की जरूरत है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम वो एनर्जी मॉलिक्यूल में भी कम होके एक एनर्जी मॉलिक्यूल की हेल्प से ही वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहे हैं, ठीक है। जो एंजाइम होते हैं वो इस तरीके से एक्ट करते हैं। एग्जांपल के तौर पे फॉर एग्जांपल लैक्टोज है, ठीक है। लैक्टोज में आगे कन्वर्ट होना होता है ग्लूकोज और लैक्टोज के अंदर, ठीक है। तो उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी की स्लोप है आप देख लें कितनी हाई है। जब तक ये इस लेवल तक नहीं पहुंचेगा ये लैक्टोज ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के अंदर मेटाबोलाइज नहीं होगा, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, यानी कि जब एंजाइम की मौजूदगी में यही रिएक्शन होगा तो एंजाइम की मौजूदगी में वो जो स्लोप है देखिए कितनी नीचे आ गई है, ठीक है। जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो गई है। इस मिनिमम एनर्जी के ऊपर जो लैक्टोज है वो आगे कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के अंदर। एंजाइम ने बेसिकली काम क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह इंक्रीज किया, उसने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। इज दैट क्लियर? Basic characteristics of enzyme action. Enzyme speed up the reaction by lowering the activation energy of the reaction. यहाँ तक समझ आ गई? वही सेम चीज लिखी हुई है। Yes, sir. एंजाइम ने जो रिएक्शन है उसको स्पीड अप करना है, कैसे स्पीड अप करना है, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एंड प्रोडक्ट। एंजाइम की मौजूदगी से जो एंड प्रोडक्ट है ना तो उसकी नेचर के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा, ठीक है, ना ही एंड प्रोडक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा। ये नहीं होगा कि विदाउट एंजाइम जो प्रोडक्ट है वो कुछ और होगी, विद एंजाइम कुछ और होगी। सेम उसी तरह की प्रोडक्ट बनेगी जिस तरह की विदाउट एंजाइम, ठीक है। वो उसकी एंड प्रोडक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता। दे आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। जो एंजाइम्स होते हैं वो अपने एक्शन में हाईली स्पेसिफिक होते हैं। दैट इज ईच एंजाइम कैन कैटलाइज वन काइंड ऑफ सबस्ट्रेट। जो हर एंजाइम है वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करवा सकता है, ठीक है। ये अपने एक्शन में बड़े स्पेसिफिक होते हैं। इज दैट क्लियर? Small amount of sir. enzyme can accelerate large number of chemical reaction. थोड़े से जो एंजाइम है वो जो केमिकल रिएक्शन है उसको इतना एक्सेलरेट कर सकते हैं कि जो काम घंटों में होना था वो मिनटों में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये स्पीड को एक्सेलरेट करते हैं। एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू चेंज इन पीएच, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जो एंजाइम्स होते हैं वो टेम्परेचर और पीएच सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के जो एंजाइम है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर काम कर रहे हैं। कौन से टेम्परेचर के ऊपर? हमारी बॉडी का कितना टेम्परेचर होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर जिस वक्त हम बीमार होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 से ऊपर चला जाता है, उस टाइम पे ना तो खाना खाने को दिल करता है, ठीक है, कोई बॉडी में वीकनेस फील हो रही होती है, ठीक है, डिफरेंट तरह की फीलिंग आ रही होती है, मेलेज, मायालजिया, बॉडी एक्स क्यों हो रही होती हैं? क्यों? हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पहले नॉर्मली चल रही थी वो स्लो डाउन हो गई। क्यों? एंजाइम अपना प्रॉपरली काम नहीं कर रहे। वो अपना प्रॉपर काम किस टाइम पे करेंगे? जिस वक्त उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उस टेम्परेचर पे वो अपनी एक्टिविटी मैक्सिमम शो करेंगे, उस टाइम पे वो मैक्सिमम एफिकेसी देंगे। जब उससे ऊपर या नीचे जाएगा, ठीक है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर या नीचे जाएगा उनकी एफिकेसी लो होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद है पीएच। एंजाइम पीएच सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल जो स्टमक के एंजाइम्स हैं जो स्टमक के अंदर काम कर रहे हैं वो लो पीएच के ऊपर काम कर रहे हैं, एसिडिक पीएच के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर उनको आप अल्कलाइन पीएच के ऊपर उनसे काम लेना चाहें तो वो अपना काम नहीं करेंगे, ठीक है।
इसी तरह जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं वो हाई पीएच के ऊपर काम कर रहे हैं, अल्कलाइन पीएच के ऊपर, ठीक है। इसीलिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच है वो अल्कलाइन इन नेचर होता है, ठीक है। लेकिन जो स्टमक का पीएच है वो एसिडिक इन नेचर होता है। स्टमक के अंदर एसिड प्रोड्यूस होगा, जो स्टमक के अंदर एंजाइम्स काम कर रहे हैं पेप्सिन, ठीक है, वो एसिडिक कंडीशन के अंदर अपना प्रॉपर काम कर सकेगा। एसिडिक कंडीशन जैसे ही खत्म होगी उसका काम खत्म हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यानी कि पीएच सेंसिटिव भी हैं और टेम्परेचर सेंसिटिव है। उसके अलावा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, पीएच और कांस्टेंट नंबर ऑफ एंजाइम, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि एक्टिव साइट्स जो हैं वो एम्प्टी होनी चाहिए। ये नहीं है कि जो एक्टिव साइट्स हैं पहले से सैचुरेटेड हैं। अगर पहले से सारी एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाइड हैं, यानी कि 10 बंदे काम करने वाले हैं, ठीक है, और आपके पास जो काम है वो 3 बंदों के लिए अभी फिलहाल अवेलेबल, अगर काम इंक्रीज करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा उनके लिए कोई काम आ जाएगा, तो जो 7 बंदे वेले बैठे हुए थे, काम नहीं कर रहे थे, वो भी सारे काम करना स्टार्ट कर देंगे। जब सारे काम करेंगे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर पहले से ही सारे काम कर रहे हैं और काम आ गया तो 10 बंदे ही हैं, उन्होंने ही वो काम करना है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस रेट पे काम हो रहा है उसी रेट पे काम चलता रहेगा, चाहे काम के पीछे से अंबार लगते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर पहले से एक्टिव साइट जो है वो सैचुरेटेड हैं, ठीक है, तो सबस्ट्रेट को इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक्टिव साइट्स एम्प्टी पड़ी हुई हैं, खाली पड़ी हुई थी, आप सबस्ट्रेट को इंक्रीज करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ आई है या कोई नहीं? मुझे नहीं लगता आई। नहीं आई तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। समझ आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Turnover number is defined as the number of substrate molecules transformed per minute by one enzyme molecule. Simple. Enzyme substrate interaction. Formation of enzyme substrate complex by lock and key model and induced fit model. नाम सुने हुए पहले? FSC में पढ़ा है? Yes, sir. लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल जब भी आए आपके माइंड में ये आना चाहिए कि जिस तरह एक लॉक की स्पेसिफिक की होती है, ठीक है, उस की के अलावा कोई और जितनी भी कीज उसमें फिट करने की कोशिश करें वो लॉक ओपन नहीं होगा। इसी तरह लॉक एंड की मॉडल में जो एंजाइम है उसका स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही उसकी की है। जब तक वो सबस्ट्रेट उसके साथ आके बाइंड नहीं होगा वो उसको किसी भी दूसरे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं करेगा। इसकी जो एक्टिव साइट होती है रिजिड होती है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, वो जो सबस्ट्रेट है उसके साथ एडजस्ट नहीं करती। उल्टा जो सबस्ट्रेट होता है अगर वो उसी कंफर्मेशन में आया है जिस कंफर्मेशन में उसकी एक्टिव साइट है तो ही वो उसके अंदर फिट होके प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो सकेगा, ठीक है। लेकिन ये वाला ओल्ड थ्योरी है, ठीक है। अब उसके बाद जो इंड्यूस फिट मॉडल आ गया वो ज़्यादा एप्लीकेबल है, ठीक है। लॉक एंड की मॉडल में क्या होता है? इन लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन द एक्टिव साइट हैज अ रिजिड शेप होगी, ठीक है। ओनली सबस्ट्रेट विद द मैचिंग शेप कैन फिट the substrate is a key that fits the lock of the active site. This is an older model, however, and does not work for all enzyme. ये सारे एंजाइम के साथ अगर सारे एंजाइम के हवाले से इनको देखें, सारे एंजाइम के मुताबिक ये काम नहीं करता, ठीक है। जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि कुछ एक एंजाइम का ग्रुप है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट के अंदर, एक एंजाइम का ग्रुप है जो कि एक स्पेसिफिक ग्रुप को कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट के अंदर, एक एंजाइम का ग्रुप देखा है जो कि स्पेसिफिक बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे एंजाइम्स को कवर नहीं करता ये वाला जो मॉडल, ठीक है। उसके बाद है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल में क्या है? इन द इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ द एंजाइम द एक्टिव साइट इज फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड, ठीक है। जो एक्टिव साइट है फ्लेक्सिबल है, थोड़ी बहुत उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, थोड़ा बहुत जो सबस्ट्रेट के जो कॉन्फ़िगरेशन है अगर उसमें चेंजिंग है तो वो अकॉर्डिंगली उसमें फिटिंग हो सकती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द शेप ऑफ द एंजाइम एक्टिव साइट एंड सबस्ट्रेट एडजस्ट टू मैक्सिमाइज द फिट विच इम्प्रूव द कैटालाइसिस, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट अपने आप को थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आल्टर कर सकती है जी।
और उससे क्या होगा, जो कैटालिसिस है वो इम्प्रूव होगी। देयर इज़ अ ग्रेटर रेंज ऑफ सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, इसमें जो सबस्ट्रेट की स्पेसिफिसिटी है उसकी जो रेंज है वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये एडजस्टेबल है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकती है। लो काइंड की मॉडल में जो एडजस्टमेंट का रेट है वो कम है। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आएगा तो ही वो आगे काम करेगा, उसकी स्पेसिफिक की आएगी तो ही लॉक ओपन होगा। ठीक है। दिस मॉडल इज मोर कंसिस्टेंट विद अ वाइडर रेंज ऑफ एंजाइम, ये वाला जो मॉडल है ये ज़्यादा कंसिस्टेंट है, ये ज़्यादा अप्लीकेबल है दूसरे सारे एंजाइम। उसके बाद है एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस। व्हेन अ सबस्ट्रेट fits properly in an active site, an enzyme substrate complex is formed. जब एक एंजाइम के साथ उसका सबस्ट्रेट आके बाइंड होगा, ठीक है, बाइंड होने के बाद वो क्या बनाते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है। विद इन द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स द रिएक्शन अकर्स टू कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट। जिस वक्त वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके बाद क्या वो क्या होगा, जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज होगा। उसके बाद क्या जो प्रोडक्ट होगी वो अलहदा हो जाएगी, एंजाइम अलहदा हो जाएगा, एंजाइम दोबारा रीयूज हो जाएगा। द प्रोडक्ट आर देन रिलीज अलाइंग एन अदर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल टू बाइंड द एंजाइम। उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट रिलीज होगी और अलाउ करेगी कि दूसरा सबस्ट्रेट आगे बाइंड हो और वो भी अपना रिएक्शन जो है आगे इसी तरह चलता रहे जिस तरह चल रहा है। ठीक है। दिस साइकिल कैन बी रिपीटेड मिलियंस और इवन मोर टाइम्स पर मिनट। इज दैट क्लियर? The overall reaction for the conversion of substrate to product can be written as follows: enzyme plus substrate is equal to, यानी कि after reversible reaction enzyme substrate complex। ठीक है। और आगे ये वाला जो रिएक्शन है यहाँ तक रिवर्सिबल है जब तक वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज नहीं हुआ। जब वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज होगा फिर वो उसको रिवर्स नहीं कर सकता। समझ आ रही है? जब तक वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज नहीं हुआ तब तक वो रिवर्सिबल है। जब वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा उसके बाद ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन समझ आ रही? Yes, sir. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स सेम चीज़ है, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कंबाइंड फॉर्म द कॉम्प्लेक्स। ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट दोनों ने मिलकर क्या बनाया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन फेज में है जिस वक्त वो अबाउट टू चेंज इन द प्रोडक्ट। ठीक है। और इसमें क्या होगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गए, एंजाइम और प्रोडक्ट दोनों इकट्ठे। अब इससे आगे वाले रिएक्शन में क्या होगा, प्रोडक्ट इससे अलहदा हो जाएगी और जो एंजाइम है वो दोबारा रीयूज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Factors affecting the activity: environmental conditions like temperature, pH, and substrate concentration, as I already explained. Okay, cofactor and coenzymes वो भी मैं explain कर चुका हूँ. Enzyme inhibitors, reversible and irreversible. ये हमारा point रह गया है। इसमें क्या है कि inhibitors हो सकते हैं, कुछ है जो reversibly एंजाइम को इनहिबिट कर सकते हैं, कुछ हैं जो इरिवर्सिबली एंजाइम को इनहिबिट कर सकते हैं। रिवर्सिबली जो इनहिबिट करेंगे वो जिस वक्त हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो उनके जो इफेक्ट्स होंगे वो रिवर्स हो सकते हैं। ठीक है। एंजाइम दोबारा एक्टिव हो सकते हैं। एंजाइम की जो इनहिबिशन हुई है वो दोबारा उनको हम एक्टिव कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट। ठीक है। लेकिन जो इरिवर्सिबली इनहिबिट होते हैं उसमें क्या होता है कि वो एंजाइम की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको डिस्टॉर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल जो उसकी एक्टिव साइट की नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन इस तरह होनी चाहिए कि उसको डिस्टॉर्ट करके इस तरह कर देगा, या यानी कि उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन उसकी शक्ल है उसको बिगाड़ देगा। जब उसकी शक्ल बिगड़ जाएगी तो प्रोडक्ट जो सबस्ट्रेट है वो आके अपनी जगह पे बाइंड नहीं हो सकेगा। जब बाइंड नहीं हो सकेगा तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकेंगे। ठीक है। वो इरिवर्सिबली उसको डिसफिगर कर देता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, मैंने पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि एंजाइम्स जो है वो एक स्पेसिफिक ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर बेस्ट वर्क करते हैं। ठीक है। उस टेम्परेचर से ऊपर या नीचे जब टेम्परेचर जाएगा उनकी जो एफिकेसी है वो कम हो जाएगी पहले से। ठीक है। उसके बाद पीएच है, एंजाइम्स पीएच स्पेसिफिक होते हैं, वो एक ऑप्टिमम पीएच के ऊपर, एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर बेस्ट वर्क करेंगे। एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर उनकी जो एफिकेसी होगी वो बेस्ट होगी। उस पीएच से कम या ज़्यादा होगी पीएच तो उनकी जो एफिकेसी है वो कम हो जाएगी। इज दैट क्लियर? Substrate concentration and rate of reaction. The rate of reaction increases as substrate concentration increases. जिस वक्त हम substrate की concentration increase करेंगे rate of reaction increase हो जाएगा at constant enzyme concentration. बात कर रहे हैं जिस वक्त enzyme की जो concentration है वो constant रहेगी। For example 10 enzyme काम कर रहे हैं, 10 ही काम कर रहे हैं। ठीक है। Maximum activity occurs when the enzyme is saturated.
मैक्सिमम एक्टिविटी किस टाइम पे हो रही होगी? जिस टाइम पे तमाम एक्टिव साइट्स जो होंगी वो सैचुरेट होंगी, तमाम एक्टिव साइट्स जो होंगी वो ऑक्यूपाइड होंगी, ठीक है। उस टाइम पे मैक्सिमम एक्टिविटी हो रही होगी, मैक्सिमम जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा होगा। अगर एक्टिव साइट एम्प्टी पड़ी हुई है, दैट मीन्स मैक्सिमम एक्टिविटी अब नहीं हो रहा है, मैक्सिमम वर्क नहीं हो रहा। इस टाइम पे अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो जो एक्टिव साइट एम्प्टी पड़ी होगी उसके ऊपर भी सबस्ट्रेट जाके बाइंड होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? रिवर्सिबल Yes, sir. कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। रिवर्सिबल कम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होगा? हैज अ स्ट्रक्चर लाइक द सबस्ट्रेट। इसमें जो इनहिबिटर है उसकी स्ट्रक्चर जस्ट लाइक सबस्ट्रेट होगी, ठीक है। सबस्ट्रेट के साथ वो मिमिक करेगा स्ट्रक्चरली, ठीक है। स्ट्रक्चर के लिहाज से वो उसी तरह का होगा जिस तरह की उसके सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर है, ठीक है। वो जाके कम्पिटिटिवली उसकी एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड हो जाएगा, ठीक है, और उसकी एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई करके बैठ जाएगा। जिस वक्त उसको ऑक्यूपाई करके बैठ जाएगा तो जो सबस्ट्रेट है वो आके उसके ऊपर बाइंड नहीं हो सकेगा। समझ आ रही बात? कम्पिटिटिव इनहिबिटर इसको इसलिए बोलते हैं, फॉर एग्जांपल एक 4 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, और उन 4 सीट्स पे जो कैंडिडेट्स हैं वो 5 है। यहाँ पे कंपटीशन क्या है? कम है। अगर उन्हीं 4 सीट्स के लिए 100 बंदे आपस में compete कर रहे हों तो कंपटीशन क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। इसी तरह जो इनहिबिटर है, जब उसकी जितनी भी कंसंट्रेशन है, अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें, ठीक है, सबस्ट्रेट भी उस जगह पे बाइंड हो सकता है, कम्पिटिटिव इनहिबिटर भी उस जगह पे बाइंड हो सकता है। जब फॉर एग्जांपल 4 मॉलिक्यूल हैं कम्पिटिटिव इनहिबिटर के, और जो दूसरा सबस्ट्रेट है उसके 100 मॉलिक्यूल्स हो गए, अब वो कम्पिटिटिव इनहिबिटर को कितना चांस मिलेगा वो एक्टिव साइट को ब्लॉक करने के लिए? कम चांस मिलेगा ना, क्योंकि जो भी आएगा वो जाके एक्टिव साइट के साथ बाइंड होकर प्रोडक्ट में चेंज होता जाएगा, और उनको बहुत कम चांस मिलेगा कि वो एक्टिव साइट को ब्लॉक कर सकेंगे। यानी कि जिस टाइम पे हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उस टाइम पे ये रिवर्सिबल, हम इसके जो रिएक्शन है, इसका जो एक्शन है कम्पिटिटिव इनहिबिटर का, उसको रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन हैज इट्स इफेक्ट रिवर्स बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इज दैट क्लियर? बात की समझ आई है या नहीं? आगे ये उसके सर। बाद है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर थे उन्होंने एक्टिव साइट को जाकर ब्लॉक किया था। जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो एक्टिव साइट को नहीं ब्लॉक करेंगे, वो जाके एंजाइम के किसी और हिस्से पे जाके बाइंड हो जाएंगे, बाइंड होकर उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, उसको डिस्टॉर्ट करेंगे। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैज अ स्ट्रक्चरल डिफरेंट देन द सबस्ट्रेट। उनका सबस्ट्रेट से उनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो डिफरेंट होगी। डिस्टॉर्ट द शेप ऑफ द एंजाइम। क्या करेंगे? एंजाइम की शेप बिगाड़ देंगे, ठीक है। विच आल्टर्स द शेप ऑफ द एक्टिव साइट। जब एंजाइम की शेप बिगड़ेगी तो एक्टिव साइट की शेप जो होगी उसमें भी चेंजिंग आ जाएगी। जिस वक्त एक्टिव साइट की शेप में चेंजिंग आएगी तो सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड नहीं हो सकेगी। क्यों? क्योंकि एक्टिव साइट की जो शेप है वो चेंज हो गई है, ठीक है। प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट कैन नॉट हैव इट्स इफेक्ट्स रिवर्स्ड बाय एडिंग मोर सबस्ट्रेट। इसमें हम अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज भी करें तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये हुई है कि एक्टिव साइट की उसने शक्ल बिगाड़ दी है, ठीक है। जब एक्टिव साइट की शक्ल बिगड़ गई है दैट मीन्स वो एंजाइम किसी काम का नहीं है। इज दैट क्लियर? वो इरिवर्सिबली उस एंजाइम को डैमेज कर देगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? हाँ Irreversible सर। inhibitors. Irreversible inhibitors usually covalently modify an enzyme and inhibition can therefore not be reversed. वो यानी कि कोवलेंटली उसको इनएक्टिव कर देते हैं, ठीक है। कैसे इनएक्टिव करते हैं? मैंने आपको बताया कि उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको डिस्टॉर्ट कर देंगे, और एक्टिव साइट की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको भी डिस्टॉर्ट कर देंगे, जिस वजह से जो सबस्ट्रेट है वो आके एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड नहीं कर सकेगा। वो सबस्ट्रेट इंक्रीज करने से इसके इफेक्ट्स को रिवर्स नहीं किया जा सकता। Naming enzymes, the name of an enzyme in many cases end in ase, and mostly जो enzyme है वो उनके end पे ase आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। मोस्टली जो एंजाइम है उनके एंड पे एज आता है, लेकिन सबके एंड पे एज नहीं आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल सुक्रेज कैटलाइजेज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, ठीक है। उसके बाद लाइएज, लाइगेज, बहुत सारे एंजाइम हैं। द नेम डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द एंजाइम। जो मोस्टली नेम होते हैं वो उसके फंक्शन को भी डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल
ऑक्सीडेज का मतलब क्या है कि किसी प्रोडक्ट किसी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करवाना, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का आज करवाएगा। समटाइम्स कॉमन नेम्स आर यूज्ड पार्टिकुलरली फॉर द डाइजेशन एंजाइम सच एज पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। इनके एंड पे एज नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? Enzymes are classified into 6 functional classes by the International Union of Biochemistry on the basis of the types of reactions that they catalyze. Oxidoreductase, यानी कि इन्होंने क्या करना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवानी है। Catalyzes oxidation reduction reactions at one many chemical groupings to add or remove hydrogen atoms, for example lactate dehydrogenase, glucose oxidase, peroxidase and catalase. ट्रांसफरेज के नाम से पता चल रहा है कि इसने किसी ग्रुप को ट्रांसफर करवाना है, ठीक है। ट्रांसफर अ फंक्शनल ग्रुप फॉर एग्जांपल मिथाइल और फॉस्फेट बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, ठीक है। डोनर एंड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्या है कि जो मॉलिक्यूल किसी ग्रुप को डोनेट कर रहा है, ठीक है, वहाँ से यहाँ से ये ग्रुप को उठाएगा और जिसके ऊपर ये लेके जाएगा उसको एक्सेप्टर मॉलिक्यूल बोलेंगे। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जांपल ट्रांसमाइनेज ALT, जो लिवर के एंजाइम है, वो क्या करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स को एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसफरेज हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज का मतलब क्या, किसी चीज़ को वाटर की मदद से ब्रेक करना, चीज़ को वाटर की मदद से तोड़ना, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस किसी चीज़ की करना। कैटलाइजेज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ वेरियस बॉन्ड्स एट वाटर अक्रॉस अ बॉन्ड, फॉर एग्जांपल पेप्टाइडेज, लाइपेज, ठीक है। लाइपेज या पेप्टाइडेज के जो बॉन्ड है उनको वाटर की मदद से ब्रेक करना। लाइएजेज क्लीव्स वेरियस बॉन्ड बाय मींस अदर देन हाइड्रोलाइसिस। लाइएज में क्या करते हैं कि विदाउट, यानी कि हाइड्रोलाइसिस में हम पानी की मदद से बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, लाइएज में अदर देन हाइड्रोलाइसिस, दूसरे तरीके से जब हम किसी बॉन्ड को ब्रेक करेंगे उसको लाइएज बोलते हैं। हाइड्रोलाइसिस एंड ऑक्सीजन, फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एनहाइड्रेज। आइसोमरेज कैटलाइजेज आइसोमराइजेशन, ठीक है, चेंज विद इन अ सिंगल मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल आइसोमरेज। लाइगेज में क्या है, ज्वाइन करना किस चीज़ को, ज्वाइन टू मॉलिक्यूल्स विद कोवलेंट बॉन्ड कैटलाइजेज रिएक्शन इन विच two chemical groups are joined or ligated with the use of energy from ATP, for example acetyl coenzyme A carboxylase, ठीक है। लाइगेज ने क्या करना होता है कि दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ना है, ठीक है, दो की आपस में लाइगेशन करनी होती है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, each enzyme has classification number consisting of 4 digits, for example EC 2.7.1.1 हेक्सोकाइनेज, ठीक है। ये क्या करेगा, उसकी क्लास को, उसकी सब क्लास को, उसकी सब क्लास को, ठीक है, और उसके स्पेसिफिक नेम को जब इकट्ठा करके लिखेंगे तो उसका नाम आएगा, ठीक है। यानी कि ये इसका नाम लिखने के आगे, इंटरनेशनली नाम लिखने के आगे लिखें इंजाइम हैज क्लासिफिकेशन नंबर, ये उसका क्लासिफिकेशन नंबर होता है। उसकी कौन सी क्लास है, उसकी कौन सी सब क्लास है, सब क्लास में उसके आगे कौन सी सब क्लास है, ठीक है। सब क्लास को भी आगे मजीद फर्दर सब डिवाइड किया गया और उसका आगे स्पेसिफिक नेम ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल ATP डी हेक्सो 6 फास्फोट्रांसफेरेज, ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम का पूरा जो क्लासिफिकेशन इंटरनेशनल नेम है वो ये वाला है, ठीक है। हम उसे किस नाम से जानते हैं, हेक्सोकाइनेज के नाम से। अगर उसका पूरा नाम देखें तो ये अकॉर्डिंग टू द 4 डिजिट्स। ये वही सेम चीज़ें हैं जो हमने इससे पीछे वाली स्लाइड में की हैं, ये वाली, ठीक है, वही स्लाइड उसी चीज़ को रिपीट किया गया। आप लोगों ने इसको पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के बाद अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप टिल नाउ अगर किसी